मेरा नाम है गौरव शाह। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 एसएससी बोर्ड का साइंस 1 का थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों लोग केमिकल रिएक्शन को समझते हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाता है? एलिमेंट। एलिमेंट मिलकर क्या बनाता है? कंपाउंड। और जब दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं तब आपका होता है केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल HCl ये कंपाउंड है, प्लस NaOH ये दूसरा कंपाउंड है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब आपका बनेगा क्या? NaCl प्लस H2O। ये हुआ आपका केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही आज का पूरा लेक्चर हम लोग केमिकल रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक, चेंज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप का चेंज, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। अगर मैं किसी कांच के टुकड़े को तोड़ दूं तो वो होगा आपका फिजिकल चेंज, पर अगर मैं दूध को दही में कन्वर्ट कर दूं ये होगा केमिकल चेंज। जो डाइजेशन हो रहा है, अच्छा हम लोग मुंह के अंदर जो खाना रहता है, रोटी रहता है, कोई भी चीज है, उसको हम लोग चबा चबा के ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये है फिजिकल चेंज। पर पेट में जाके उसका डाइजेशन हो रहा है, ये है उसका केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगला एक टॉपिक है राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं? तो कुछ बेसिक्स है। सबसे पहला, ये जो आपको एरो दिख रहा है, एरो के लेफ्ट साइड में जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, यानी कौन लोग रिएक्ट कर रहे हैं। एरो के राइट साइड जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके बना क्या रहे हैं, तो वो जो चीज बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। और क्या क्या होता है? तो देखो कुछ ना सिंबल्स होते हैं। कभी कभी आपने देखा रहेगा किसी कंपाउंड के आगे S लिखा रहता है, इसका मतलब वो कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में। कभी कभी लिखा रहता है L, उसका मतलब होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में। कभी कभी लिखा रहता है गैस, तो उसका मतलब होता है कि वो गैसियस फॉर्म में। और कभी कभी लिखा रहता है AQ, AQ का मतलब होता है कि उसके अंदर हम लोगों ने पानी मिलाया हुआ है। क्या मिला हुआ है? पानी। AQ का मतलब होता है एक्वियस, लाइक पानी मिला के हम लोगों ने उसको डाइल्यूट किया है। क्या किया है? डाइल्यूट। अच्छा, अब अगला और क्या क्या टॉपिक रहता है इसमें मैं आपको क्या बता सकता हूँ? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एरो, हाँ इतना कुछ हो गया। अब यहाँ पर ना कभी कभी अगर हम लोग रिएक्शन के अंदर हीट दे रहे हैं तो यहाँ पर डेल्टा साइन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? डेल्टा साइन। फिलहाल के लिए इतना काफी है, और जैसे ही कुछ ना कुछ आएगा तो मैं आपको सिखाते जाऊंगा। ठीक है, चलो यही था केमिकल रिएक्शन। अच्छा हाँ, आपको ना मैं वैलेंसी सिखा देता हूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के पीछे वैलेंसी बहुत मैटर करता है। बच्चों लोग हम लोग सीखेंगे वैलेंसी। शुरुआत करते हैं हम एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स से कितने प्रोटॉन्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अगर मैं कहूँ कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11। कितने प्रोटॉन्स होंगे? 11। तो यही होता है बच्चों का एटॉमिक नंबर। अब इस एटॉमिक नंबर इन इलेक्ट्रॉन से हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बंटवारा। फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम की लेते हैं, ये है बच्चे लोग सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11। चलो इसका हम लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मालूम है पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2, दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 8, तीसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 18, पर उसको आप 8 देके भी स्टेबल कर सकते हो। चौथे इसकी होती है 32, इसको भी आप 8 देके, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेट, कि जब कभी आपको 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप 8 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके भी स्टेबिलिटी ला सकते हो। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, तो चलो 11 इलेक्ट्रॉन से पहले घर में 2, दूसरे घर में 8, तीसरे घर में 1, 2 8 10 1 11। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे घर में होना कितना चाहिए? 8 नहीं तो 18, पर है कितना? सिर्फ 1। तो यहाँ पर क्या होगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा तो ये फॉर्म करेगा कटायन, यानी जो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो फॉर्म करते हैं कटायन। तो Na बन जाएगा आपका Na+। क्या बन जाएगा? Na+। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये 2 8 होके स्टेबल हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे लोग 17। कितना होता है? 17, यानी कि पहले घर में 2, दूसरे घर में 8, तीसरे घर में 7। और तीसरे घर में होना कितना चाहिए? 8 नहीं तो 18, पर क्या इसमें 8 है? नहीं, 8 होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और ये बन जाएगा Cl-। क्या मिल जाएगा? Cl-। और ये दोनों, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इसको देता है, तो ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं और इनका कंपाउंड बनता है NaCl। क्या बनता है? NaCl। Na+Cl- भी आप बोल सकते हो। आया आपको समझ में? ये था कटायन और ये था अनायन, इसी को बोलते हैं वैलेंसी।
कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे या ले रहा है स्टेबिलिटी पाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। अगर आपको वैलेंसी समझा रहेगा तभी आप लोग केमिकल रिएक्शन कर पाओगे। ठीक है, अब बच्चों लोग हम लोग सीखते हैं आज के लेक्चर में बैलेंसिंग या केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बच्चों लोग, केमिकल रिएक्शन का ये कहना है कि एरो के लेफ्ट साइड जो रिएक्टेंट्स रहेंगे ना वो इक्वल रहना चाहिए एरो के राइट साइड के प्रोडक्ट्स में, यानी उनका अमाउंट इक्वल रहना चाहिए। वही हम लोग बैलेंसिंग के द्वारा करते हैं। पहले मैं अपने मन से आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ, उसके बाद ठीक है। एक एग्जांपल कर रहे हैं, CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो बैलेंसिंग ना, पहले मैं आपको ऐसे 1 मार्क्स बैलेंसिंग के ऊपर आपको एग्जाम 2 टाइप से आएगा, 1 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए। पहले हम लोग 1 मार्क्स के हिसाब से कर लेते हैं, फिर मैं आपको 3 मार्क्स के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, पर बैलेंसिंग आप सीख लोगे तभी ना आप 3 मार्क्स वाला कर पाओगे, तो वही हम लोग पहले कर लेते हैं। बच्चे लोग, बैलेंसिंग का मतलब कि एरो के लेफ्ट साइड जितने एलिमेंट्स रहेंगे एरो के राइट साइड भी उतने ही होने चाहिए। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कार्बन गिनो, कार्बन कितना है सर, बस 1 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर कितना है, 2 और 1 3, यानी ऑक्सीजन टोटल हो गया 3। तो यानी ये सब इक्वल नहीं है ना, जैसे कि रिएक्टेंट ऐसा मैं ऐसा डब्बा बना दिया, ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कार्बन कितना है, 1। प्रोडक्ट में भी कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 4। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सिर्फ 2 है। और प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3। तो ये जो देखो ना, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल होना चाहिए। यही इक्वल करने को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग करना। तो आप पूछोगे हम लोग ये करेंगे कैसे, रुको मैं ना दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। तो आप लोग पूछोगे कि हम करेंगे कैसे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन, अच्छा चलो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 4 था, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर अब हाइड्रोजन 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर जब हमें 2 से मल्टीप्लाई करें ना, पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट को नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन पहले 2 था, 2 2 जा मल्टीप्लाई होता है बच्चों, 2 2 जा 4, और अब कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। और यहाँ पर भी कितना है, 4। तो कार्बन भी आपका इक्वल हो गया और हाइड्रोजन भी आपका इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो, तो फिर से चेक करो, ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ कितना है, 2 और 1 नहीं 2, क्योंकि ये 2 ये पूरे समझो यार, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो 2 1 जा 2 ऐसा होता है। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर कितने हो गए ऑक्सीजन, अब हो गए 3 से 4। पर यहाँ तो अभी भी 2 है, यानी अभी भी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी बन गया 4। अब ये है आपका बैलेंस इक्वेशन। क्या है, बैलेंस इक्वेशन। इसको आप लोग लास्ट में अच्छे से लिखो, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ऐसे लिखोगे, CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। आपका क्वेश्चन था ये और आपका आंसर है ये। आया आपको समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। H2H2O7 प्लस H2O, H2H2O7 प्लस H2O क्या देता है आपको, H2SO4 क्या देता है, H2SO4। चलो अब बच्चे लोग क्या करेंगे, ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। जरा गिनते हैं, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे लोग, 2 2 4। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2। रिएक्टेंट में सल्फर कितना है, 2। यहाँ कितना सल्फर है, 1। रिएक्टेंट में आपका ऑक्सीजन कितना है, 7 1 8, कितना है 8। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 1 5। कहीं से भी आपको ये बैलेंस लग रहा है, यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 8 यहाँ 5, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। चलो अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 4 था, यहाँ 2 था, तो मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे कंपाउंड को, 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, सल्फर गिनते हैं। सल्फर यहाँ पर 2 था, यहाँ पर सिर्फ 1 था, और अब उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, 2, यानी ये भी इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन गिनते हैं, 7 1 8, और यहाँ पर 2 4 जा 8, यहाँ पर भी कितना हो गया, 8।
यहाँ 5 थोड़ी था, यहाँ 4 था, मैंने 5 क्यों लिखा है, गलत है, सॉरी। 4 था 4 टू 8, ये भी इक्वल। कितना इजी क्वेश्चन था, यानी बस हम लोग ने यहाँ पर पूरे 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया और अपना इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये आपको बच्चों लोग मन से सोचना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, मोस्टली 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, कहीं 3 4 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो आप लोग सीख लोगे तो आप लोग कर पाओगे, ठीक है। देख लो, दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको 3 मार्क्स वाला भी बताता हूँ, पहले आप 1 मार्क्स के लिए सीख जाओ। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। SO2 plus H2S, SO2 plus H2S, S plus H2O, S plus H2O। चलो बच्चे लोग शुरू करते हैं। ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में सल्फर कितना है, 1 1 2। यहाँ सल्फर कितना है, सिर्फ 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है आपका, 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ हाइड्रोजन कितना है आपका, 2। यहाँ पर कितना है, 2। चलो सल्फर से शुरू करते हैं। सल्फर कितना है, 2। वहां कितना है, 1। तो सिंपली आपका छोटा सा दिमाग बोलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 2 इक्वल। ऑक्सीजन कितना है, 2। वहां कितना है, 1। तो इसको हम लोग को पूरे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अब हाइड्रोजन कितना, यहाँ पर 2 था, 2 है, पर अभी 2 2 जा 4, ये कितना बन गया, 4। पर यहाँ तो अभी भी 2 है ना, यानी बैलेंस नहीं है, पर हम लोग को लेफ्ट साइड कुछ करना पड़ेगा, यानी इसको 2 को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी क्या बन गया, 4 बन गया। पर जरा फिर से देखो, अब सल्फर यहाँ कितना हो गया, 2 1 3। कितना हो गया, 3। पर यहाँ तो 2 ही है, तो इसको मिटा के 3 कर दो। क्या कर दो, 3। हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। समझा आप लोग को, ऐसा किया हम लोगों ने। कभी भी आप जिसकी सल्फर पे देखो, पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई किया था, बाद में 3 से मल्टीप्लाई किया था, लास्ट में आपको आंसर चेक करना है। अब चेक कर लो, आपका सब इक्वल है। यहाँ सल्फर 2 1 2 3, यहाँ भी 3। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, 2 2 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। Ag plus HCl, Ag plus HCl gives you AgCl plus H2 gas plus H2 gas। चलो बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट में कितना है बच्चे लोग, देखो ये आपका रिएक्टर, ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। Ag कितना है रिएक्टेंट के अंदर, 1। यहाँ कितना है, यहाँ पर भी है 1। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ पर कितना है, 2। क्लोरीन कितना है यहाँ पर, 1। यहाँ पर कितना है, 1। यानी हाइड्रोजन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो हाइड्रोजन को करने लिया करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर जैसे ही यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन भी 2 हो गया। कितना हो गया, 2। ये भी 2, ये भी 2। तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, पर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी क्लोरीन जो हो गया 2, पर यहाँ Ag भी 2 हो गया। तो यहाँ पर Ag 2 करने के लिए ऐसा मल्टीप्लाई। देखा कितना मजा आया ना, फटाक से होता है एकदम। देखो कैसे कैसे किया मैंने, ऐसे ही करते हैं बच्चे लोग। बहुत इजी है, बैलेंसिंग करने में तो मजा आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है ना बच्चे लोग, मैं आपको 3 मार्क्स के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। NaOH plus H2SO4 gives you Na2SO4 plus H2O। दिख रहा है ना आपको, पता नहीं लास्ट तक आपको दिख रहा होगा कि नहीं। क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब मैं आपको 3 मार्क्स के हिसाब से बताता हूँ। 3 मार्क्स के लिए सबसे पहले आप लिखोगे स्टेप 1। क्या लिखोगे, स्टेप 1, और क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करोगे। क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करिए, और उसके बाद आप एक पहला डब्बा बनाओगे। क्या बनाओगे, डब्बा। डब्बे में आप लिखोगे एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ऐसा 3 बनाओगे। आप शॉर्ट में मत करना, आप अच्छे से करना। एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एलिमेंट क्या क्या है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, इतने सारे एलिमेंट है। रिएक्टेंट में गिनो, सोडियम कितना है, 1। प्रोडक्ट में गिनो कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 4 1 5। यहाँ कितना है, 4 1 5। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3। वहां कितना है, 2। सल्फर कितना है, 1। वहां कितना है, वहां पर भी 1।
सब कुछ। चलो सोडियम से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक है, वहां 2 था ना, तो अपने को यहाँ पर अच्छा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करने का कि सबसे पहले आप लोग रफ में सॉल्व कर लो। जो मैं आपको 1 मार्क्स के लिए सिखाया है ना, पेंसिल से आप रफ में सॉल्व कर लो। तो सपोज करो मैं भी पेंसिल से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सोडियम यहाँ पर 1 था, वहां पर 2 है, तो यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सोडियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और साथ ही साथ ऑक्सीजन आपका कितना होगा, 2 4 6 हो जाएगा। और हाइड्रोजन आपका 3 से 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा बदलाव आ गया। अब ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया, पर यहाँ तो अभी भी 5 है ना, तो यहाँ पर या तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 4 6, कितना हो गया 6। और साथ ही साथ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4। और यहाँ पर भी कितना था, 4 था। कितना था, 4। तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये बैलेंस। सल्फर तो है ऑलरेडी बैलेंस था, हो गया। ठीक है, ये सब आपने रफ में किया। और स्टेप 2 में जो कुछ भी आपने किया है उसको आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखो, इफ वी मल्टीप्लाई, जो जो चीज आपने क्या लिख दो, एकदम बेसिक इंग्लिश, कुछ हाईफाई नहीं। इफ वी मल्टीप्लाई NaOH by 2 in reactant and H2O by 2 in product, the equation, the reaction, the equation, the chemical equation gets balanced. और स्टेप 3 में आप लोग लिखोगे दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। और जो आपका फाइनल आंसर है उसको, जो आप पेंसिल से लिखे थे उसको अच्छे से लिख देना। आया आपको समझ में? तो इसी के साथ बच्चों लोग हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर लिया बैलेंसिंग के साथ। ठीक है, तो बच्चों लोग बैलेंसिंग सीखने के बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो सुन लो। सबसे पहला हमारा रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों लोग मालूम है, when two or more reactants combine to form one product, this reaction is known as combination reaction। यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी A plus B gives you AB। क्या बनता है, AB। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, H 2H2 plus O2 gives you 2H2O। अब ये बैलेंस लिखा मैंने, ये क्या था देखो, रिएक्टेंट यानी एरो के लेफ्ट साइड 2 लोग हैं और राइट साइड सिर्फ 1 लोग है। राइट साइड एक बंदा रहना जरूरी है। ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड होता है बच्चों लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना इसका उल्टा होता है, यानी when two or more products are formed from a single reactant, this reaction is known as decomposition reaction। यानी कि AB gives you A plus B। इसी को उल्टा कर देते हैं। एग्जांपल 2H2O को आपने हीट कुछ करके H2 गैस अलग कर दिया और ऑक्सीजन गैस अलग कर दिया। और इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आया आपको समझ में बच्चे लोग? चलो अब करते हैं हम लोग थर्ड। डिकम्पोजिशन 2 टाइप का होता है, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन और एक होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जब हीट की मदद से किसी चीज को तोड़ रहे हो तो वो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, और जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी चीज को अलग कर रहे हो तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक जो वर्ड आपको यूज करना है। थर्ड होता है बच्चे लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपका ना AB प्लस C होता है और ये बन जाता है आपका AC प्लस B। यानी कि होता है ना, एक कपल है और कपल में एक लड़का है एक लड़की, कपल उसी को ऐसा नॉर्मल कपल मान रहे हैं, एक लड़का एक लड़की और लड़के का बेस्ट फ्रेंड। तो जो लड़की रहती है ना, वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के फ्रेंड के साथ पैचअप कर लेती है, चीट कर देती है। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, AB प्लस C इज इक्वल टू AC प्लस B। B बेचारा लड़का भोला भाला अकेला रह गया। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है तो अच्छा एग्जांपल था यार, हाँ, CuSO4 प्लस Fe gives you FeSO4 और Cu आपका अकेला रह गया। आया आपको समझ में? इसके बाद होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो कपल होते हैं और दोनों कपल अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि AB प्लस CD होता है और आपका बन जाता है AD प्लस BC। ठीक है, दोनों कपल अपने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लिए। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लिखा हुआ है डेफिनेशन में कुछ प्रेसिपिट फॉर्म करने के लिए वगैरह वगैरह। इसका एग्जांपल एक मैंने अच्छा याद किया था यार, कुछ BaCl प्लस ZnSO4 ऐसे ही था कुछ एग्जांपल। तो ये बन जाएगा आपका ZnCl प्लस, मैं उल्टा लिख रहा हूँ क्या शायद, चलो ठीक है उल्टा रहेगा तो आप लोग देख लेना। ऐसा ही कुछ तो रहता है, हाँ ये राइट है मेरे ख्याल से, उल्टा लिखा रहेगा फिर वो भी उल्टा हो सकता है। AgNO3 वाला भी था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है बच्चों, इसके साथ हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग अगला करते हैं। अगला है बच्चों लोग हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों लोग कभी कभी क्या होता है, कोई रिएक्शन होने के लिए ना हम लोग को उसके अंदर हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। चाय गर्म अगर हम लोग को फास्ट करना हो, क्रैक का रिएक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो कभी कभी ऐसा ही बच्चे लोग करने के लिए हम लोग को रिएक्शन करने के लिए हीट देना पड़ता है। उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक, जिसके अंदर हम लोग हीट दे रहे हैं, हम लोग हीट दे रहे हैं। और कभी कभी कोई रिएक्शन इतना अपने आप होता है और बहुत ज्यादा हीट उसके अंदर से निकलती है। जैसे आप लोग को मालूम रहेगा सोडियम का एग्जांपल, सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बहुत सारा हीट निकलता है। तो उस टाइप में को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जब हीट निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, अब हीट डिनोट करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट हीट लिख दो या तो आप डेल्टा साइन शो कर दो। तो एक्सोथर्मिक के अंदर जो हीट रहेगा वो राइट साइड लिखा रहेगा। कहाँ लिखा रहेगा? प्लस हीट ऐसा राइट साइड लिखा रहेगा। तो ये है आपका एक्सोथर्मिक। क्या है? एक्सोथर्मिक। और अगर आप हीट दे रहे हो तो आप लेफ्ट साइड लिखोगे, इसको बोलते हो आप लोग एंडोथर्मिक। क्या बोलते हो? एंडोथर्मिक। और अगर एरो के ऊपर डेल्टा साइन है तो भी इसका मतलब कि आप ही लोग हीट दे रहे हो, तो वो भी होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है? एंडोथर्मिक। यानी मैं क्या बोला, अगर एरो के ऊपर या फिर एरो के लेफ्ट साइड लिखा है तो एंडोथर्मिक और एरो के राइट साइड लिखा है तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, उसके बाद बच्चे लोग हमारा टॉपिक है कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन कौन से चीजों पे डिपेंड करता है। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन की स्पीड क्या है, कोई भी रिएक्शन की स्पीड क्या है। तो सबसे पहली बात बच्चों लोग, ये डिपेंड करता है सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके ऊपर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब सर अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट। तो बच्चों लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब ये होता है कि आप लोग जो रिएक्टेंट लिए हो वो डाइल्यूट फॉर्म में है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। आप लोगों ने सुना रहेगा डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर आप लोग के कॉलेज में केमिस्ट्री का लैब रहेगा तो आप लोगों ने देखा रहेगा जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहता है ना, उसको बहुत HCl से बहुत दूर अलग सेफ्टली रखा जाता है। और जो डाइल्यूटेड रहता है वो आप लोग के डेस्क के ऊपर ही रखा रहता है, क्योंकि डाइल्यूटेड मतलब होता है पानी मिलाया हुआ, वो उतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता। तो क्या होता है, जो अगर आपका जो रिएक्टेंट है कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो आपका रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, और अगर डाइल्यूटेड होगा तो उसको टाइम लगेगा। दूसरा होता है नेचर। क्या होता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब नेचर मतलब क्या होता है? तो नेचर का मतलब होता है आप लोग के फ्रेंड्स में कोई कोई फ्रेंड्स रहेंगे रिएक्टेंट, आप लोग के कोई फ्रेंड्स रहेंगे जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और उनको गुस्सा बहुत कम आता है। वैसे ही कुछ कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं, कुछ कुछ कंपाउंड्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, उनका नेचर ही रिएक्टिव रह जाता है तो रिएक्शन फास्ट होगा। पर कुछ कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं, उनका वैलेंसी थोड़ा बहुत स्टेबल के आसपास रहता है, तो वो लोग उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। जैसे आपने सुना रहेगा सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फ्लोरीन भी बहुत रिएक्टिव होता है। पर कुछ कुछ एलिमेंट्स ना के बराबर रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम तो करता है रिएक्ट, पर कुछ कुछ उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो वो भी इस पे डिपेंड करता है कि आपका रिएक्टेंट कैसा है, हाई रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। थर्ड होता है साइज ऑफ पार्टिकल। अभी साइज ऑफ रिएक्टेंट, इसके ऊपर आपको ना शाहबादा टाइल्स का एग्जांपल दिया हुआ है। मैं बार बार रिएक्टेंट की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। एक टाइल्स लिया है, उसके ऊपर हम लोग ने एसिड डाला है तो उसके अंदर से धुआं निकला, ठीक है। पर अगर मैंने उसी टाइल्स का चूड़ा बना के, पाउडर बना के उसके ऊपर डाला एसिड, तो धुआं बहुत ज्यादा निकला। क्यों? क्योंकि जब साइज
टाइल का बहुत ज्यादा था तो रिएक्शन होने में टाइम लग रहा था, पर जब हम लोग ने उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया तो बहुत फास्ट हुआ, यानी साइज जितना छोटा होगा रिएक्शन आपका उतना ही फास्ट होगा। उसके बाद होता है टेम्परेचर। चाय बनाने का दूध गर्म पड़ेगा, मालूम है ना, गैस अगर स्लो में होगा तो टाइम लगेगा उसको रिएक्ट करने में, चाय बनने पर। अगर गैस फास्ट रहेगा तो फटाक से होगा। जैसे ये बात तो क्या बोलते हैं, चाय टेस्टी तभी बनती है टेम्परेचर जब स्लोली बनाओ, बट देख लो। अगला है लास्ट है कैटलिस्ट। क्या है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होता है मालूम है? लाइक तीन लोग हैं, तीन लोग में से दो लोग में झगड़ा हो रहा है और तीसरा बस चढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बस चुगली उगली करके झगड़ा को भड़का रहा है। तो कैटलिस्ट वैसे ही होते हैं। कैटलिस्ट आर प्रोडक्ट्स जो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं पर उनके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसी के साथ बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक्स है उसको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाऊंगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं बाद में।